हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। आपने यूपी पीएससी के एग्ज़ाम, चाहे राजस्थान पीएससी हो, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, या कोई भी लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम हो, उसमें इस मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य को। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया है। तो इसका कारण यह था कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया है। तो एक तरफ तो हमारे भारतीय नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार दे दिए, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्य का भी वर्णन किया गया। तो अगर व्यक्ति के पास अधिकार बहुत ज़्यादा हो और कर्तव्य कुछ भी ना हो तो वह क्या हो जाएगा, बागी हो जाएगा। और अगर कर्तव्य बहुत सारे हैं और अगर अधिकार ना हो तो व्यक्ति पंगु हो जाएगा। तो फिर इसलिए क्या होता है, दोनों में बैलेंस करने के लिए ये मूल कर्तव्य का प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि जो मूल कर्तव्य है ये हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके बारे में कहाँ पर इनका प्रावधान है। तो जो मूल कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे भारतीय नागरिकों के कुछ कर्तव्य होंगे जिनका हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये जो मूल कर्तव्य हैं पहले हमारे भारतीय संविधान में नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय ये मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में नहीं थे, ये तो फिर बाद में जोड़े गए हैं। तो बाद में कब जोड़े गए थे और किस समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया हमारे संविधान में, और इसके बाद में किस भाग में, किस अनुच्छेद में इन्हें जोड़ा गया है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। देखिए, तो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये हमने कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनका जो स्रोत है वह है पूर्व सोवियत संघ, मतलब जिसे हम रूस कहते हैं। तो रूस के संविधान से हमने ये मूल कर्तव्य को अडॉप्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एक समिति गठित होती है 1975 में। 1975 में एक समिति गठित हुई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति का गठन किसने किया था, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने इस समिति का गठन किया था, आपको ध्यान रखना होगा। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इस समिति ने सिफारिश की और इस समिति की सिफारिश को स्वीकार किया गया और भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। और इस संशोधन का नंबर था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा नंबर था, 42वां संविधान संशोधन 1976 ये किया जाता है। और इसके तहत हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 4A में ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। याद रखना, संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का प्रावधान है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। और संविधान के भाग 4 के खंड क में किसका प्रावधान है, ये मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको आंसर देना होगा। इसके बाद फिर संविधान के किस अनुच्छेद में इनको जोड़ा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड ए में या 51 के खंड क में इन्हें जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर वर्तमान में और पहले कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी, तो जब इन मौलिक कर्तव्यों को या मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था तो उस समय इनकी संख्या थी 10 और अभी वर्तमान में कितनी है, 11, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है इनकी संख्या है 11 और यह 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। एक अमेंडमेंट हुआ था जिसका नाम है 86वां। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के तहत ये 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य हैं, ये कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य ये मूल कर्तव्य हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारत में रहने वाला हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा। आ रहा समझ में, भारत में सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है और हम सभी को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होते हुए
हमारा यह कर्तव्य होगा, ध्यान रहे। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? तो पहला कर्तव्य यह है कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का, उसके संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का सम्मान करे, आदर करे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो मौलिक कर्तव्य होगा इन 11 में से, और 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो मौलिक कर्तव्य नहीं होंगे या मूल कर्तव्य नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिन लोगों ने आंदोलन किया था, तो उनके जो आदर्श हैं उन उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उन आदर्शों का पालन करें। आप आ रहा समझ में? जैसे हम देखते हैं कि संविधान का पालन करेंगे हम, और उसके जो आदर्श हैं उन आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखेंगे, हम उनका पालन करेंगे, और संविधान की जो संस्थाएं हैं उनका पालन करेंगे। जो राष्ट्रध्वज है इसका सम्मान करेंगे, जो राष्ट्रगान है उसका हम सम्मान करेंगे। ये सब हमारा कर्तव्य है। तो जब भी राष्ट्रगान चलता है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है, ये हमारा कर्तव्य है। इसके बाद फिर अगला जाता है भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करें। हम भी करेंगे और हमारी सरकार तो कर ही रही है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की एकता को, संप्रभुता को और उसकी अखंडता को सुरक्षित रखें और इसको हमेशा के लिए बनाए रखें। इसमें हम हमारा योगदान जरूर दें। इसके बाद फिर अगला जाता है कि देश की रक्षा करें, ठीक है। समय आने पर देश की रक्षा करें, और यदि आह्वान आपसे किया जाता है कि अगर सरकार आह्वान करे कि आइए हमारे देश के वीर सपूतों, अब आपकी ज़रूरत है, तो उस समय राष्ट्र की सेवा करें आप। आ रहा समझ में? ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद फिर अगला 5वां आ जाता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुता या समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। मतलब हम सब लोग हमारे भारत के, तो भारत के हम सब लोग आपस में क्या हैं? भाई बंधु हैं। हम सब एक दूसरे को भाई बंधु समझेंगे और इस बंधुता को बढ़ावा देंगे। इसके बाद धर्म और भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित जितने भी भेदभाव हैं उसको हम समाप्त करेंगे। हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इसके बाद भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी प्रदेश के आधार पर, किसी वर्ग के आधार पर हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये सब हमारे कर्तव्य हैं। और ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। आ रहा समझ में? तो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कैसे? जैसे हम देखते हैं कि दहेज प्रथा है, बंद करना चाहिए। आ रहा समझ में? तो ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करेंगे। इसके बाद फिर जैसे घूंघट प्रथा है और भी कई प्रथाएं थी, ऐसी प्रथा जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है, ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करेंगे, ऐसी प्रथाओं को हम छोड़ देंगे। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 6वां मौलिक कर्तव्य है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करेंगे, मतलब उसकी हम रक्षा करेंगे। तो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय जो संस्कृति है जिससे हमें गौरव प्राप्त है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, तो ऐसी परंपरा का महत्व समझें और इसकी रक्षा करें हम। आ रहा समझ में? ये हमारा कर्तव्य है। अगला कर्तव्य आता है 7वां। तो 7वां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी, वन, झील और वन्य के प्राणी आते हैं, वन्य के जीव आते हैं, इनकी हम रक्षा करेंगे और इनका बढ़ावा देंगे। हम इनके संवर्धन में हम सहयोग करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति हम दया भाव रखेंगे। हम जीवों की हत्या नहीं करेंगे। ये इसमें लिखा हुआ है 7 में। इसके बाद अगला कर्तव्य आता है 8वां। तो 8वां मौलिक कर्तव्य यह है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देंगे हम। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हो जाता है कि हम लॉजिक में विश्वास करेंगे, हम अंधविश्वास में नहीं जिएंगे। आ रहा समझ में? अब लॉजिक और अंधविश्वास कैसे होता है? अब लॉजिक और अंधविश्वास का सीधा सा मतलब हो जाता है कि पुराने ज़माने में हम देखते थे कि यदि किसी व्यक्ति का सिर दर्द होता था, ठीक है, तो व्यक्ति का सिर दर्द होता था तो वह किसके पास जाता था? ओझा के पास। लेकिन अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है?
हम तर्क में कैसे विश्वास करेंगे कि भैया सीधी सी बात है कि अगर सिर में दर्द हो रहा है तो टैबलेट लो सिर दर्द की और सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और अंधविश्वास क्या है, तो हम सिर दर्द होने के समय ओझा के पास जाते थे, पता चला कि सिर की नस फट गई और व्यक्ति मर गया, ऐसा कई बार हो जाता था। तो इस अंधविश्वास को त्यागना है और हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। फिर मानववाद, मतलब मानवता के प्रति आप जागरूक रहेंगे और ऐसी भावना का विकास करेंगे और हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की भावना को बढ़ावा देंगे। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर सुधार की भावना, मतलब हम हमेशा सुधरने का, अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते रहेंगे। इस प्रकार की भावना को आपको बढ़ावा देना है, इस प्रकार की भावना का आपको विकास करना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकार की संपत्ति, तो जो सरकारी संपत्ति है उसकी हम सुरक्षा करेंगे और हिंसा से हम दूर रहेंगे। ठीक है। अब सरकार ने जो भी आपको सुविधाएं दी है तो आपके कल्याण के लिए शुरू किया उन्हें, कि जनता को लाभ होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति, जैसे रेलवे में पंखे लगे रहते हैं तो ट्रेन में जो पंखे लगे रहते हैं कई बार लोग उनको तोड़कर अपने घर ले जाते हैं। बैंकों ने एटीएम की सुविधा इसलिए की थी कि लोगों को समय पर पैसे उपलब्ध हो। मान लीजिए कि किसी को 12 बजे रात को पैसे की ज़रूरत है, अब उस टाइम तो बैंक चालू नहीं रहेगा, तो उस समय कहीं पर भी जाके बैंक से, जो बैंक एटीएम होता है उससे पैसा निकाल सकें, इसलिए सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान की जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एटीएम को उखाड़ कर ले जाते हैं, तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम रक्षा करेंगे और हिंसा से हम दूर रहेंगे, मतलब मारपीट खून खराबा नहीं करेंगे। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, न तो मानसिक हिंसा को बढ़ावा देंगे और न ही शारीरिक हिंसा को बढ़ावा देंगे, इन दोनों ही हिंसा से हम दूर रहेंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है यहाँ पर व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियां हैं, इन सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हम सतत प्रयास करेंगे। मतलब हमारे व्यक्तिगत स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का और सामूहिक स्तर पर भी हम हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। अगर हम लोग निरंतर बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना है आगे बढ़ने का। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर लास्ट कर्तव्य आ जाता है। तो देखिए इसमें माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा। तो माता पिता या संरक्षक या अभिभावक, जो भी स्थिति है, यदि इनके घर में 6 से 14 वर्ष तक का कोई बच्चा रह रहा है तो ऐसे बच्चे को, मतलब ऐसे बच्चे या ऐसे प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो पहले यह 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यह कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ध्यान रखना होगा, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 11 मौलिक कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। अगर है पूछ रहा है तो 3 नहीं होंगे और 1 है, और अगर पूछा जाए कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है तो 3 होंगे और 1 नहीं होगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछें वैसा आपको आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 11 मौलिक कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला इसमें आ जाता है कि हमारी भारत सरकार इन मूल कर्तव्यों के संचालन के लिए एक समिति का गठन करती है और इस समिति का नाम था वर्मा समिति। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, लेकिन इन मूल कर्तव्यों के ठीक से संचालन के लिए एक कौन सी समिति गठित की गई थी। तो आपको याद रखना होगा, इस समिति का नाम है वर्मा समिति और यह कब गठित की गई थी, 1999 में, 1999 में यह समिति गठित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद इस समिति ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की और सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची इसने प्रस्तुत की जिनमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार इसमें माना गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा समिति किस लिए गठित हुई थी, तो मूल कर्तव्यों के संचालन के लिए। और इसने रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट के अंतर्गत इसने क्या बताया, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो ऐसे निर्णय थे, तो 138 निर्णय थे, उन 138 निर्णय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समिति ने किसको बताया था, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना या पर्यावरण का संरक्षण करना। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर पर्यावरण का संरक्षण करना सिर्फ सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम भी पर्यावरण को सुरक्षित रखें और इसमें हम योगदान दें। भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कुछ सरकारी प्रयास किए गए हैं। तो कौन कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं, तो देखिए इसमें हमारे भारत में न्यायालयों के साथ साथ हमारी भारत सरकार और जितने भी राज्य सरकारें हैं, इन सभी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो देखिए इसमें बर्मा समिति के द्वारा कुछ उदाहरणों की चर्चा की गई थी। तो कौन कौन से उदाहरण हैं, तो पहला उदाहरण इसमें यह होता है कि अनुच्छेद 51 का खंड क, ठीक है, में राष्ट्रीय ध्वज सम्मान की बात की गई है। तो बर्मा समिति ने जो सिफारिशें की थी उसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है, सरकारी प्रयास हो रहे हैं। तो अनुच्छेद 51 के खंड क का उपखंड क, इसमें राष्ट्रीय ध्वज मतलब जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है, इसके सम्मान की बात की गई थी। तो बर्मा समिति ने कहा था कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका सभी को सम्मान करना चाहिए और इससे संबंधित एक निर्देश भी दिया गया है। एक ध्वज संहिता बनाई गई है, भारतीय ध्वज संहिता 2002, ठीक है, में ये शामिल हैं और भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। अगर कोई व्यक्ति इसका अपमान करता है तो समय आने पर फिर इसमें सजा का प्रावधान भी होता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 का खंड क का उपखंड ग, इसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात की गई है। एकता मतलब सब साथ मिलकर रहेंगे और अखंडता का मतलब कि हमारे देश को एक बनाए रखने में हम हमारा योगदान देंगे, किसी भी स्थिति में हम हमारे भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, इसको कहते हैं अखंडता। तो इसमें एकता और अखंडता की बात की गई है और राज्य के द्वारा कई ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी भी बनाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जैसे एक भारतीय दंड संहिता है, इसकी धारा है 153, इसमें राष्ट्रीय एकता को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और उसको अपराध मानते हुए हमारे न्यायालय के द्वारा फिर सजा का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर यदि नफरत फैलाता है तो ऐसी या तो नफरत फैलाएगा व्यक्ति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर या भाषा के आधार पर नफरत फैलाता है या फिर इस आधार पर वोट मांगता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल में उस व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता से उसे वंचित कर दिया जाएगा या फिर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये इसमें ऐसा प्रावधान किया गया इस अधिनियम में 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संसद के द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में यह निर्णय दिया था कि मूल कर्तव्यों के संबंध में एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जब भी कोई फिल्म शुरू होती है सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में कोई भी मूवी जब स्टार्ट होगी तो उसमें राष्ट्रगान का प्रसारण होगा, ठीक है, और राष्ट्रगान का प्रसारण जब होगा तो उस समय सिनेमा हॉल में जितने भी लोग उपस्थित होंगे तो सभी को खड़ा होना अनिवार्य होगा और राष्ट्रगान का सब सम्मान करेंगे। आ रहा समझ में। और जो सिनेमा का पर्दा होता है उस पर्दे पर राष्ट्र ध्वज का फहराना अनिवार्य होगा, मतलब राष्ट्र ध्वज का होना अनिवार्य होगा। तो जो सिनेमा हॉल होगा, मतलब जो सिनेमा होगा उसके पर्दे पर राष्ट्र ध्वज दिखाई देगा और उसमें राष्ट्रगान चलाया जाएगा और जब तक राष्ट्रगान चलेगा 52 सेकंड तक, तो उस समय सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना होगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2016 में, लेकिन फिर कुछ क्षेत्रों में हमारे भारत में ही इसका विरोध हुआ और फिर उसके बाद में क्या हुआ
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमारे द्वारा जो डिसीजन दिया गया है यह डिसीजन सही नहीं है, तो फिर 2018 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस डिसीजन को वापस ले लिया, ठीक है, या इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तो जब सिनेमा हॉल में अगर राष्ट्रध्वज पर्दे पर आता है और राष्ट्रगान जब चलता है 52 सेकंड तक, तो अब जरूरी नहीं कि आप खड़े हों, आपकी इच्छा आप खड़े होते ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। खड़े होकर सम्मान करने की जो अनिवार्यता थी ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ फिर अगला इसमें आ जाता है मूल कर्तव्यों की आलोचना, ठीक है। अब मूल कर्तव्यों की आलोचना क्या है, तो देखिए इसमें तो आलोचना का पहला बिंदु होता है कि कर्तव्यों की सूची जो बनाई गई है ये पूर्ण नहीं है। आ रहा समझ में, मतलब जो मूल कर्तव्य हैं इनकी जो सूची बनाई गई है ये पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है, तो कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, ठीक है, मतदान करने का कर्तव्य, कर अदायगी, परिवार नियोजन, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि ये भी होना चाहिए था। फिर कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि कर अदायगी भी ये मूल कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे शामिल नहीं किया। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है आलोचना का पॉइंट कि कुछ कर्तव्य इसमें अस्पष्ट हैं, इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं जो समझ से परे होते हैं, या कभी कभी समझ में नहीं आता है, या समझ में कठिन होता है, यह समझना कठिन होता है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि उच्च आदर्श। अब उच्च आदर्श हम किसको माने, समग्र संस्कृति किसको माने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ हम क्या निकालें, ये इसमें इनका अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया यहाँ पर। तो ऐसे कुछ शब्दों से हमें कंफ्यूजन होता है, आ रहा समझ में, इनसे कई अर्थ निकलते हैं, तो ये भी इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है कि आलोचकों ने यह भी कहा है कि संविधान का जो भाग 4 है, तो भाग 4 में इनको शामिल करना, किसको, मूल कर्तव्यों को शामिल करना, मूल कर्तव्यों के मूल्य एवं उसके महत्व को कम कर देता है, ठीक है। तो इन्हें तो कहाँ पर शामिल करना चाहिए था, इन्हें तो संविधान के भाग 3 मतलब मूल अधिकारों के बाद में इन्हें जोड़ना था, इन्हें मूल अधिकारों के बराबर इन्हें रखना था। ये इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। इसके बाद फिर अगला आलोचना का पॉइंट इसमें आता है कि अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश भी कहा गया है। और जो स्वर्ण सिंह समिति थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड और सजा देने की भी सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि जो कोई मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को आर्थिक दंडित किया जाना चाहिए, मतलब आर्थिक दंड लगाना चाहिए, जुर्माना उस पर लगाया जाना चाहिए और सजा का प्रावधान भी इसमें होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आ रहा समझ में, तो इस आधार पर अपन देखते हैं कि ये मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है। इसके बाद फिर अंत में आता है कि आलोचनाओं के बावजूद भी मूल कर्तव्यों का वर्तमान में बहुत महत्व है। तो इसमें देखिए महत्व का पहला पॉइंट क्या है, तो इसमें महत्व का पहला पॉइंट यह होता है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। आ रहा समझ में, तो हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में पता है और कर्तव्य के बारे में भी जानता है व्यक्ति, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो उसको अपना कर्तव्य याद आएगा, मतलब जो मूल कर्तव्य है ये व्यक्ति को उसे कर्तव्य याद दिलाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, ये इनका पहला महत्व है। इसके बाद फिर दूसरा यह हो जाता है कि नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियां जैसे राष्ट्रध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, इसके खिलाफ चेतावनी के रूप में भी ये कार्य करते हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें अगला कि जैसे ये अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उनके परीक्षण के संबंध में भी सहायता करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ये मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं या प्रेरणा स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं और ये नागरिकों को अनुशासन बनाए रखने में और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो इन आधारों पर इनका बहुत महत्व होता है मूल कर्तव्यों का। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि इनमें से किसी में भी, ठीक है, इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड मतलब जुर्माना या फिर कोई सजा का प्रावधान भी कर सकती है यदि संसद चाहे तो, लेकिन अभी तक संसद ने ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।